अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है एज। ठीक है। और जो पीरियड एज है इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। इसको फर्दर दो एजेस में सब एजेस में तकसीम किया गया। एक जैकोबियन एज है, दूसरी कैरोलाइन एज। ठीक है। वंस अगेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो विलियम जे लॉन्ग है उसने इसको सेकेंड रेनेसांस भी कहा है। ठीक है ना। ये जो पीरियड एन एज है आपकी 1600 से लेकर 1660 तक, इस टाइम पीरियड को डिक्लाइन ऑफ द रेनेसांस भी कहा गया है और सेकेंड रेनेसांस भी कहा गया है। तो ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पीड थोड़ी सी आज जो मेरी वो तेज होगी ताकि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवर कर सकूं। इजीली अंडरस्टैंडेबल है ना। ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है, वो भी काइंडली मुझे कमेंट करके बता दें। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, फिर हम ना इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बच्चे एक दफा कमेंट कर दें, स्पीड कोई ज्यादा तेज तो नहीं है। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है। अच्छा एक और बात कि इसको अगर आपने माइकल एलेक्जेंडर को पढ़ा हो तो वो जो है ना डायनेस्टी, ठीक है, जो रूलिंग क्लास है उसको लेकर जो हिस्ट्री के पीरियड उसने लिखे हैं, तो वो इसको द स्टुअर्ट सेंचुरी कहता है या स्टुअर्ट पीरियड कहता है, क्योंकि इसमें 1603 से लेकर आगे 1714 तक जो रूल करते हैं वो किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो स्टुअर्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इसको द स्टुअर्ट सेंचुरी भी कहा जाता है। प्यूरिटन की एज इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्यूरिटन मूवमेंट थी जो कि रिलीजन को प्यूरिफाई करने के लिए थी। एज ऑफ मिल्टन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर का सबसे जो बड़ा राइटर था वो मिल्टन था। जुकेबियन एंड कैरोलाइन इस एज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेम्स वन जो है उसने जब हुकूमत की तो उसको जैकोबियन एज कहा जाने लगा। जब चार्ल्स फर्स्ट आया तो उसको कैरोलिन एज कहा जाने लगा। वो क्यों, हालांकि नाम तो जेम्स है, तो जैकोबियन क्यों पड़ा नाम, चार्ल्स फर्स्ट है, तो उसकी एज को कैरोलिन एज क्यों कहा जाने लगा वो आगे मैं बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्टुअर्ट सेंचुरी है उसमें पहला जो किंग है एलिजाबेथ, जो क्वीन है, उसकी डेथ के बाद उसका कजन जेम्स फर्स्ट, 1603 में इसकी जो हुकूमत है वो स्टार्ट होती है टाइम पीरियड, और 1625 में एंड होती है। ठीक है। और जब ये यहाँ पे आके किंग बनता है तो इसे जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड के अंदर उस वक्त ये एज अ जेम्स सिक्स के तौर पे रूल कर रहा था। इसकी डेथ के बाद इसका बेटा जो है चार्ल्स फर्स्ट, वो हुकूमत को संभालता है, वो किंग बनता है। चार्ल्स फर्स्ट के बाद जो टाइम पीरियड है 1409 से लेकर 1660 का, ये जो गैप है 11 साल का, 11 से 10 साल का, उसमें जो रिपब्लिकन जो हैं वो हुकूमत करते हैं पीरियड, जिसे कॉमनवेल्थ का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद चार्ल्स सेकंड आता है, फिर जेम्स सेकंड आता है, फिर विलियम थर्ड आता है, विलियम एंड मैरी ये बाद में आते हैं। अच्छा, आगे में जब हम पहले मैं पहले जो ऊपर वाले हैं किंग्स उनको एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं नेक्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। जहां पे किसी भी बच्चे को समझ ना आए वो बाद में क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने ये कहा था कि इस एज को सेकंड रेनेसां विलियम जे लॉन्ग ने कहा था। ठीक है। ये मैंने पॉइंट क्लियर किया। अच्छा, बाद में ये कर रहा था कि जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उसकी जब डेथ होती है 1603 में, तो उसके साथ जो नेक्स्ट पीरियड है लिटरेरी पीरियड, जिसे आप एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, तो उसका आगाज होता है। ठीक है जी। एलिजाबेथ वन के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसे वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। ठीक है। तो जेम्स फर्स्ट जो है बेसिकली वो इसका कजन था, और जो इसका फादर थे हेनरी एट, उसकी सिस्टर ने शादी कर ली थी स्कॉटलैंड के किंग के साथ। राइट। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, जब इसके आगे बच्चे नहीं थे क्योंकि उसने शादी नहीं की थी, तो इस वजह से जो है उसकी ब्लड लाइन से जो है वो उन्होंने किंग बनाया। तो इंग्लैंड के लोग जो स्कॉटलैंड गए उन्होंने वहां से इसके कजन को, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट है इंग्लैंड में, लेकिन वहां पे उस वक्त वो किस टाइटल के साथ हुकूमत कर रहा था, किंग जेम्स सिक्स के नाम से। ठीक है। तो उसको यहाँ पे किंग बना दिया। अच्छा जी।
इसका जो टाइम पीरियड है वो है जी 1603 से लेकर 1625 तक। बात ये हो रही थी कि जेम्स फर्स्ट की जो टाइम पीरियड है, जो हुकूमत है, उसको जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जेम्स फर्स्ट है, इसका जो लैटिन के अंदर इसको जो नाम से, जिस नाम से याद किया जाता है वो है जैकब। यानी जेम्स फर्स्ट जो है, इसकी जो लैटिन के अंदर फॉर्म है वो है जैकब। ठीक है, तो जैकब से आगे बनता है, जैकबस से आगे बनता है एडजेक्टिव जैकोबियन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ जैकोबियन एज। चार्ल्स फर्स्ट का जो दौरे हुकूमत है, रेन है, वो है 1625 उससे लेकर 1640 तक। कहीं पे 1642 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1642 में बेसिकली सिविल वॉर स्टार्ट होती है, लिहाजा ये आप कंसीडर करें 1625 से 1642। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, इसको कैरोलाइन एज कहा जाता है, ये कैरोलाइन पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स का जो लैटिन फॉर्म है, ये जो इसके लैटिन में इसे कैरोलस कहा जाता है, तो दैट्स वाई इसकी एडजेक्टिव क्या बन गई? कैरोलाइन। इट इज नाउन एज अ कैरोलाइन एज। ठीक है, अब जो जेम्स फर्स्ट है, ही वाज एन अथॉरिटेरियन, और इसने ये बिलीव किया उस थ्योरी पे जो मैंने आपको बताया था, डिवाइन राइट थ्योरी। उस पे इसने बिलीव किया कि जो किंग्स हैं उनके पास पावर होती है फ्रॉम द गॉड, नॉट फ्रॉम द पीपल, टू रूल ओवर द पीपल। ठीक है, तो ये जो एक थ्योरी थी, इस पे ये बिलीव करता था। तो यही जो इसका बिलीव है, बाद में ये जो है पॉलिटिकल टेंशन जो बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट जो स्टार्ट हुई थी और द कॉमन पीपल, वो इसी की वजह से थी। एक तो ये है। अच्छा, उसके बाद ये जो टेंशन है ज्यादा इंटेंसिफाइड होगी थ्रू आउट। जब जेम्स फर्स्ट का जो दौरे हुकूमत खत्म हुआ, तो ये जो टेंशन बढ़ती बढ़ती इसके बेटे की दौरे हुकूमत में गई, चार्ल्स फर्स्ट। लेकिन एंड कब हुई? जब चार्ल्स फर्स्ट जो है वो कैप्चर्ड हुआ 1649 के अंदर, और उसकी फिर डेथ हुई। नेक्स्ट जो किंग्स और क्वीन है, उन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमने एलिजबेथ एज के अंदर पढ़ा कि जब क्वीन एलिजबेथ आई, उससे पहले उसकी सिस्टर थी मैरी वन। तो उसको ब्लडी क्वीन क्यों कहा जाता था? वो जो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक का आपस में कन्फ्लिक्ट था ना, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, तो मैरी वन जो है वो कैथोलिक थी, और उसने इंग्लैंड के लोग जो प्रोटेस्टेंट थे, तो कैथोलिक में उनको कन्वर्ट करना चाह रही थी। तो जिन लोगों ने उसका इनकार किया, उसके खिलाफ खड़े हुए, तो उसने उनको बर्न एट द स्टेक, यानी कि जिंदा जला दिया था। दैट्स व्हाई शी इज नाउन एज अ ब्लडी क्वीन। उसके बाद जो क्वीन एलिजाबेथ वन आई, तो आपको पता है कि इसका जो टाइम पीरियड, उसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो साइंटिफिकली भी प्रोग्रेस हुई, दूसरा लिटरेचर के लिहाज से भी प्रोग्रेस हुई, थर्ड इसने जो रिलीजियस, आप कह रहे हैं, टॉलरेशन की फिजा कायम की। ठीक है, जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो किस तरह आई? इसने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंट थे, उनको तो डेफिनेटली उनका मुल्क था, तो उनको तो आज़ादी थी ही अपनी प्रैक्टिस करने की, रिलीजियस जितने भी उनके रस्म रिवाज थे। लेकिन जो कैथलिक थे, उनकी भी कुछ प्रैक्टिस जो हैं उनको अलाउ कर दिया कि आप ये जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उसके बाद जेम्स, ये आपका आता है फर्स्ट। ये बंदा भी जो है ये प्रोटेस्टेंट था, लेकिन इसकी वाइफ जो है वो कैथलिक थी। तो इसने उसकी जो मैरिज एक फेस्टिवल था उसको सेलिब्रेट कर दिया, तो जो इंग्लैंड के लोग थे उनको थोड़ा सा डाउट होने लगा। फिर जो है इनके खिलाफ 1605 के अंदर गन पाउडर प्लॉट हुआ था। गन पाउडर प्लॉट आपने सुना होगा, गलिवर ट्रेवल्स के अंदर भी गन पाउडर का जिक्र आता है। अच्छा, उसमें जो कैथलिक थे उन्होंने कोशिश की कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो, और किंग जो है, किंग जेम्स फर्स्ट, इसको ना वो ब्लास्ट के थ्रू कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, वो जो प्लॉट किया था पार्लियामेंट के खिलाफ और किंग के खिलाफ, वो एक्सपोज हो गया। तो उसकी वजह से वंस अगेन एंटी कैथोलिज्म जो है मूवमेंट स्टार्ट होगी, और लोग जो है वो उनको सख्त नापसंद करने लगे, जिसकी वजह से बाद में उनको ना तो किसी पब्लिक ऑफिस में जॉब दी जाती थी, ना कोई उनको पब्लिक ऑफिस दिया जाता था, ना ही उनको स्कूल में एजुकेशन दी जाती थी। जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सॉरी, अलेक्जेंडर पोप जो है, उसने अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल की थी? घर से। अच्छा, क्वालिफिकेशन से मुराद एजुकेशन, सॉरी। अच्छा, तो एक तो इवेंट ये है गन पाउडर का। उसके बाद अभी मैं मजीद 1611 के अंदर, 1611 में इसने क्या किया
47 स्कॉलर्स को इकट्ठा किया। अभी हम बात कर रहे हैं किनकी, जेम्स फर्स्ट की। तो इसने 1611 में 47 स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और फिर उनको मजीद आगे डिवाइड कर दिया, कितने स्कॉलर्स ग्रुप में, 4 ग्रुप्स में। तो उन्होंने फिर एक नई जो बाइबल है, यानी कि जो बाकी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो बाकी बाइबल्स थी, उनको इकट्ठा किया, उनसे एक नई जो अथेंटिक बाइबल जो है वो मुनज़्ज़म की, मुरतब की, और उसको द किंग जेम्स बाइबल कहा जाता है, जो कि 1611 में आई थी। राइट। मैंने ना इसके अंदर सारी चीजें नहीं लिखी हुई, ये स्लाइड के अंदर इतना कुछ नहीं आ सकता अब्दुल समद। तो मैंने तो वो वैसे चीजें यहाँ पे, ये देखे ना टेंशन, अभी तो मैं पार्लियामेंट का कॉन्फ्लिक्ट वो बता रहा था, तो बात से बात निकली, तो मैंने वो भी साथ बताना शुरू कर दिया इन्फॉर्मेशन। अच्छा। ये नोट्स में हर चीज लिखी हुई है, वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो बात में क्या कर रहा था, हाँ। तो किंग जेम्स की जो बाइबल है, ये अथेंटिक सोर्स है। बाद में जितने भी रिलीजियस वर्क लिखे गए, जैसे कि जॉन बनियन है, उसके द पिलग्रिम प्रोग्रेस एक एलिगोरिकल वर्क है, और वो रिलीजियस वर्क है, रिलीजियस एलिग्री है। तो उसका जो थीम है या उसके लिए जो रिसोर्स इस्तेमाल किया गया, वो किंग जेम्स की बाइबल थी, जो सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसिडर की जाती है। तो इसको द वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता था। वो इसलिए, एक तो ये बंदा बड़ा इंटेलेक्चुअल था, इसने बड़ा सपोर्ट किया लिटरेचर को, आर्ट को। उसके बावजूद इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा होता गया। ठीक है। तो नेक्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। तो जब इसकी डेथ होती है 1625 में, किंग जेम्स फर्स्ट की, तो उसके बाद जिसका बेटा हेनरी है, उसकी इससे पहले ही डेथ हो चुकी होती है, 5-6 साल पहले। तो इस वजह से फिर उसका जो दूसरा बेटा है चार्ल्स फर्स्ट, वो किंग बन जाता है। अब जो चार्ल्स फर्स्ट है, ये बंदा जो है, ये भी प्रोटेस्टेंट होता है, लेकिन इसकी जो वाइफ है वो कैथलिक होती है, और कैथलिक होने के साथ आई थिंक सो कि वो फ्रेंच थी। तो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान कितनी जंगे हो चुकी हैं वो तो आपको मैंने बता ही दिया है, जैसे कि वो 100 ईयर वॉर्स, तो वो उसको भी थोड़ा सा नापसंद करते थे। एनी हाउ, इसने जो है ना बिल्कुल भी पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर दिया। 11 साल विदाउट पार्लियामेंट इसने हुकूमत कर दी। ठीक है जी। तो उसकी वजह से दो पार्टीज बन गई। एक, वो लोग जो सपोर्ट करते थे किंग को, उनको क्विलियर पोइट्स, सॉरी क्विलियर्स कहा जाता था। जो किंग को सपोर्ट करते थे उनको क्विलियर्स कहा जाता था। दूसरा, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे उनको राउंड हेड कहा जाता था। लिहाजा 1642 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई, किन के दरमियान, पार्लियामेंट, प्यूरिटन, क्रोमवेल जो है वो उनकी साइड पे था, दूसरी साइड पे था किंग और उसके सपोर्टर। जो किंग को, जो रॉयल फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, रॉयलिस्ट, उनको क्विलियर्स कहा जाता था। जो प्रो पार्लियामेंटेरी थे, आ, उनको राउंड हेड्स कहा जाता था। ठीक है जी। तो इनके दरमियान एक जो ब्लडी सीरीज ऑफ सिविल वॉर वो स्टार्ट हुई 1462 में। जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो डेफिनेटली उन्होंने थिएटर भी क्लोज कर दिया। ठीक है जी। और थिएटर क्लोज हुआ तो साथ साथ ड्रामा भी लिखना, उसका भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ड्रामे का भी। ठीक है। वहाँ, और ये सिविल वॉर जारी रही तकरीबन 7 इयर्स, और 1649 में जो है जो प्यूरिटन्स हैं उनको ओलिवर क्रोमवेल की सपोर्ट थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी अपनी 10,000 की आर्मी थी। तो ये लोग जंग जीत गए, और जो किंग है वो पकड़ा गया। विद इन अ वीक उन्होंने 3 से 4 दफा उसको मनाने की, या उसे कहा कि आप प्लेज करें और आपको जो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कोई भी किंग जो है पब्लिकली एग्जीक्यूट हुआ। उससे पहले असैसिनेशन तो हो चुकी है, लेकिन पब्लिकली, पब्लिक की तरफ से कोई भी किंग नहीं मारा गया था। तो पब्लिकली ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन था, जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो था उसको एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है जी, 1649 में। क्लियर है। अच्छा। उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियन थे, तो उन्होंने जो एक रिपब्लिकन हुकूमत जो है वो कायम की। तो उसको ओलिवर क्रॉमवेल जो है उसने रूल किया। ठीक है। और एज अ
लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड के तौर पे इसने चार्ज को संभाला। ठीक है जी। आफ्टर ओलिवर क्रोमवेल उसकी जो डेथ होती है 1658 में, तो उसका जो बेटा है रिचर्ड, उसने रूल करना स्टार्ट किया। लेकिन वो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं था, इतना इम्पैक्ट भी नहीं था उसका जिस तरह उसके फादर का था। लेकिन एक और बात भी है, प्यूरिटन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे। प्यूरिटन स्ट्रिक्ट तो थे ही, लेकिन ये जो लॉर्ड प्रोटेक्टर बना था इंग्लैंड का ओलिवर क्रोमवेल, ही वाज आल्सो वेरी रिजिड। ठीक है जी। तो रुथलेस था थोड़ा बहुत। दैट्स वाई जो इंग्लैंड के लोग हैं वो फेड हो चुके थे। उनको समझ आ चुकी थी कि भाई हमारी जो बका है वो किस में है, वो मोनार्की में ही है, वो किंगशिप में ही है। लिहाजा ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये हमारे हक में बेहतर नहीं है। दैट्स वाई वंस अगेन वो जो एग्जाइल में था, चार्ल्स फर्स्ट जब एग्जीक्यूटेड किया गया तो उसका जो बेटा था चार्ल्स सेकंड वो भाग गए थे यहाँ से। तो वो फ्रांस में हॉलैंड का इलाका था उसकी तरफ, ये भी एक इलाका है, उस तरफ भाग गए थे, एग्जाइल में थे। तो पार्लियामेंट फिर उन्होंने वापस भाई उसको बुलाया कि आप आए और इंग्लैंड में आके रूल करें। ठीक है। तो मोनार्की रिस्टोर हुई। दैट्स वाई जो 1660 से आगे एज है उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है, क्योंकि जो मोनार्की है वो इंग्लैंड में रिस्टोर हुई थी। ठीक है जी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं। एनीवन? ओके। अच्छा, प्यूरिटनिज्म की बात करते हैं जी। प्यूरिटनिज्म जो है वो बहुत सुना होगा आपने। तो ये कब आया इंग्लैंड में? 17th सेंचुरी की ये मूवमेंट है। ठीक है जी। इट वॉज अ रेडिकल प्रोटेस्टेंट मूवमेंट टू रिफॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जैसे मैंने आगे पहले बताया, प्यूरिफाई करना। ठीक है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस भी कहा जाता है, सेकेंड रेनेसांस भी कहा जाता है, एज ऑफ रिवाइवल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो ये जो प्यूरिटनिज्म है, ये जो डक्ट्राइन थी, इसमें क्या था? ये जो प्रोटेस्टेंट थे 16 और 17 सेंचुरीज के, इनका जो मकसद वो क्या था? वो इनका मकसद था, इनका जो एम था वो था वाज द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है। जो प्रोटेस्टेंटिज्म था उसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको प्यूरिफाई करना चाह रहे थे। ठीक है। तो ये जो लोग थे प्यूरिटन्स, ठीक है, तो इनकी जो सेरेमनीज थी उनको ये मजीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्यूरिफाई करना चाह रहे थे। और इस एज के जो राइटर्स थे उन्होंने बेसिकली तो ग्रेट रेनेसांस के राइटर्स को फॉलो किया, लेकिन इनकी जो पोइट्री है उन्होंने एक नई फॉर्म जो है अडॉप्ट की। थ्री स्कूल ऑफ थॉट थे, जैसे कि स्पेंसरियन थे, जिन्होंने स्पेंसर को फॉलो करते हुए लिखा, उनको स्पेंसरियन स्कूल कहा जाने लगा। फिर जो डन को फॉलो करते थे या जो मेटाफिजिकल थे पोएट्स, उनको मेटाफिजिकल स्कूल कहा जाने लगा। और जो कविलियर्स थे, जो इन्होंने बेन जॉनसन को फॉलो किया या रॉयल फैमिली के हक में लिखा, उनको कविलियर्स पोएट्स कहा जाने लगा। तो ये थ्री स्कूल्स ऑफ पोएट्री थे। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है सीरियस किस्म का जो है ना वो इसमें लिखा जाने लगा प्रोज, जैसे कि बर्टन का एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। दूसरी तरफ जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनमें डन आ जाता है, हर्बर्ट आ जाता है। ठीक है। अब इस एज में जो स्पिरिट ऑफ साइंस है वो बड़ी पॉपुलर पॉपुलर हुई थी। ठीक है। जैसे कि न्यूटन था, बेकन था। तो ये साइंटिफिक स्टडी में भी इनकी जो प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट है। और इसके अलावा जो इंग्लिश है उसको मोर ज्यादा प्यूरिफाई किया गया। लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और वही मीडियम था फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग डाटा एंड कन्वेइंग फैक्ट्स। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो आर्ट ऑफ बायोग्राफी है ना, वो इससे पहले ना तो इतना फेमस था, ना ही उस पर इतना काम हुआ था, और अननाउन था ये जो जॉनरा है। तो बायोग्राफी जो है वो फर्स्ट टाइम इन्होंने थोड़ा सा उस पर काम किया और वो स्टार्ट हुई। ठीक है। लोगों ने क्रिटिसिज्म में हिस्सा लिया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया वो जो साइंटिफिक मेथड थे उनको। और मैंने जो पहले भी बताया था कि जब लोगों ने रिलीजन को समझना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने रिलीजन के भी क्वेश्चन किए। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते थे। ठीक है। वो बिलीव करना छोड़ गए थे ऐसी ही बातों पे, तो वो क्वेश्चन करना सीख रहे थे।
वंस अगेन वही पॉइंट है जी, प्यूरिटनिज्म इज आल्सो कंसीडर्ड एज द सेकंड ग्रेट टेस्ट रेनेसांस। तो ये जो प्यूरिटन मूवमेंट थी, ठीक है, इसने लोगों के लिए लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ यूरोप उसके लिए भी काम किया, और पीपल को ये प्यूरिफाई करके उनको फ्री एंड ऑनेस्ट बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इस एज की जो राइटिंग्स हैं, जो लिटरेचर है, उसके अंदर आपको सैडनेस, ग्लूम एंड पेसिमिज्म नजर आएगा। अगर हम कंपैरिजन करें किसका, इसका अपना एज ऑफ रेनेसांस का, तो उसके अंदर यूथ, उसके अंदर पैशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सैडनेस है, ग्लूम है, मेलनकली है। इस लिटरेचर की बात करें, इस एज के लिटरेचर की, उसके जो स्टाइल थे, तो उसमें सरमन्स लिखे जा रहे थे। डेफिनेटली प्यूरिटन जो मूवमेंट है उसका मकसद ही यही था ना, रिलीजियस को प्यूरिफाई करना। तो सरमन ज्यादा थे, फिर रिलीजियस टेक्स्ट से मुराद है वो जो रिलीजियस पम्फलेट थे वो ज्यादा थे, डायरीज, पर्सनल नरेटिव थे, रिलीजियस पॉइंट, तो ये ज्यादातर थे, ठीक है। जिसमें आपकी हॉली सोनेट्स आ जाती हैं डन की। इसके इफेक्ट्स की बात करें तो लिटरेचर जो है ना वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव था। इसके अलावा अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड द चर्च, वो उनको सुपरमैसी थी इस पीरियड के अंदर। और इमेजिनेटिव लिटरेचर जो है वो बहुत कम था, रेयर हो चुका था। लेकिन रिलीजियस लिटरेचर जो है वो ज्यादा हो चुका था। नोटेबल जो थीम्स हैं लिटरेचर के अंदर, वो जो है बिब्लिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, जैसे कि न्यू बाइबल, और जिसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है, वो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म को ज्यादा अडॉप्ट किया गया। फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम, वो जो रिलीजियस है ना, मतलब कि आप जो है आपकी जो निजात है वो रिपेंट करने में है, ठीक है। और इस ये ज्यादा फोकस करते थे कि आपकी जो निजात है वो रिपेंट करने में है, और मतलब इतना ज्यादा गुड डीड्स पे नहीं है जितना कि वो क्राइस्ट पे बिलीव करते थे। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर बात की जाए, तो एक और भी एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी ये था ना। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो प्यूरिटन्स थे वो कहते थे कि जो आपकी निजात है वो क्राइस्ट की वजह से है, और रिपेंट करने की वजह से, फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम। तो जो एक और बिशोप बनाना चाह रहा था, किंग जेम्स सेकंड आई थिंक, सॉरी चार्ल्स सेकंड, उसका नाम था, वो कैंटरबरी का बिशोप था। तो एक कन्फ्लिक्ट ये भी था कि वो चाहता था कि बिशोप जो है वो कंट्रोल करें सिस्टम को, और दूसरी पार्टी कहती थी कि वो ना करें। तो जो पहले की एक प्रेयर्स की बुक्स थी उसको चेंज करना चाह रहे थे। जो दूसरा था एक बिशप जिसका नाम था लाउड, LAUD, वो एक नई बुक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था प्रेयर्स की, जिसमें ये था कि आप थ्रू गुड डीड्स भी जो है ना वो अपना रिपेंट कर सकते हैं, या अपना जो है वो निजात पा सकते हैं थ्रू गुड डीड्स, ठीक है, गुड एक्शंस, काइंडनेस है, चैरिटी है, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट था, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। अच्छा, इसके अलावा जनाब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का ज्यादा इस्तेमाल था, और सिंबलिज्म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था इस दौर में। जैसे कि प्यूरिटन के अंदर मिल्टन की जो पोएट्री है वो आपको इसका मुंह बोलता जो है ना सबूत है। डिफरेंस बिटवीन एलिजाबेथ एंड प्यूरिटन लिटरेचर, अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो जो एलिजाबेथन लिटरेचर है जनरली उसने इंस्पायर किया था, इट इज फुल ऑफ यूथ, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ वाइटैलिटी। लेकिन अगर इसके बाद प्यूरिटन लिटरेचर की बात करें तो ये स्पीक्स अबाउट सैडनेस, ग्लूम एंड पेसिमिज्म, डिवेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री, जैसे कि रिलीजियस पोएट्री है, और इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्री वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास राइटर्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो काइंडली बता दें। और आप लोगों ने अभी टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया? अच्छा ठीक है जी। अब आ जाते हैं वापस फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। अब हमने जो मोनार्की को डिस्कस किया वो जेम्स फर्स्ट को किया था, और चार्ल्स फर्स्ट को, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट के बाद आ जाता है जी चार्ल्स सेकंड। जब चार्ल्स सेकंड आता है तो रेस्टोरेशन एज का आगाज होता है, और ये फ्रांस में रहकर आया था। तो जब ये वापस आया तो इसके साथ ही
ड्रामा जो है वो भी रिस्टोर हो गया, थिएटर दोबारा बंद कब हुए थे 1642 में, और ओपन कब हुए 1660 में, जब 4 सेकंड आया मोनार्की रिस्टोर हुई तो साथ ही थिएटर जो है ओपन हो गए। एक और बात, रेस्टोरेशन से पहले जितना भी ड्रामा लिखा गया था उसको जब स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो जो फीमेल करेक्टर्स थे उनको मेल एक्टर ही परफॉर्म करते थे। जो फीमेल करेक्टर्स होते थे ना, जैसे ओफिलिया की बात कर लें, डेस्टिमोना की बात कर लें फॉर एग्जांपल, ये फीमेल हीरोइंस थी। अब इनके जो करेक्टर्स को परफॉर्म कौन कर रहा है, मेल विद कॉस्ट्यूम्स, वो कॉस्ट्यूम्स पहनते थे फीमेल का और परफॉर्म करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द रेस्टोरेशन एज, फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज फीमेल एक्टर ने परफॉर्म किया फीमेल करेक्टर को, ठीक है, फीमेल एक्टर ने फीमेल करेक्टर को परफॉर्म किया। और एफ्रा बेन जो है वो रेस्टोरेशन एज से हैं, जो कि फीमेल राइटर है, उसने भी फर्स्ट टाइम जो है फीमेल राइटर्स ने राइटिंग जो है वो स्टार्ट की। अच्छा, जब चार्ल्स सेकंड की डेथ होती है 1685 में, तो उसके बाद जेम्स सेकंड जो है वो किंग बन जाता है, जो कि कैथोलिक था। उससे पहले सारा का सारा जितने भी किंग्स और क्वीन थे वो प्रोटेस्टेंट आए, सिवाय मैरी वन के। और उसके बाद जब अब जो इंग्लैंड की नेशन है, जो पब्लिक है वो है प्रोटेस्टेंट, किंग आ गया कैथलिक, तो कन्फ्लिक्ट वंस अगेन स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, जब कन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट हुआ, और ये बंदा भी जो है ना, इसने भी थोड़ा सा ना जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो बिल्कुल जीरो था इसका। ये खुद कैथलिक था, अवाम प्रोटेस्टेंट थी, लिहाजा अवाम ने क्या किया, उन्होंने इसका जो सन इन लॉ है विलियम थर्ड, वो डच मैन था, विलियम द ऑरेंज, ऑरेंज इसलिए कहता है जो डच लोग हैं ना, अभी अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी ऑरेंज होता है, उनका फ्लैग भी ऑरेंज होता है, दैट्स वाई। ये ना आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं पे लिखा होगा विलियम थर्ड द ऑरेंज, वो साथ लिखा होगा तो आप कहेंगे जी सर ने तो पढ़ाया था विलियम थर्ड द डच मैन, तो यहाँ पे ऑरेंज आ गया, तो वो उनके फ्लैग की वजह से ऑरेंज कहा जाता है। अच्छा, विलियम थर्ड डचमैन जो है वो इसका सन इन लॉ था और मैरी का हस्बैंड था, मैरी जो है वो इसकी डॉटर थी। ये स्पेलिंग में मिस्टेक इधर गया, मैंने इसको करना था। अच्छा जी, तो मिलियम एंड वेरी, इनको उन्होंने जनाब रिक्वेस्ट की, ये लोग यहाँ पे आए, इन्होंने आके यहाँ पे जेम्स सेकंड से इसको मनाया, जैसे भी बात की, वट एवर जो कुछ भी हुआ, वो बंदा यहाँ से बिना किसी फाइट के चला गया, without any bloodshed, without any war, without any murder, without any murder, किसी भी ब्लडशेड के बिना जो किंगशिप है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मुंतकिल हो जाती है। तो इसलिए इसको 1688 में जब जेम्स सेकंड किंगशिप छोड़ता है तो इसको द ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा जाता है, ब्लड लेस रेवोल्यूशन। अब क्योंकि इसमें ब्लड वगैरह नहीं बहा, तो दैट्स वाई द ब्लड लेस रेवोल्यूशन आल्सो नाउन एज अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है जी, तो उसके बाद वंस अगेन जेम्स सेकंड वापस आता है आयरलैंड के साथ, तो ये हमला करते हैं, एक बैटल होती है जिसमें आयरलैंड को शिकस्त होती है, और ये फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाता है, एग्जाइल हो जाता है। और जब मैरी और विलियम की डेथ होती है तो इनके बच्चे नहीं होते, तो दैट्स वाई जो मैरी की सिस्टर है एन, जो कि जेम्स सेकंड की डॉटर थी, तो वो क्वीन बन जाती है। इस तरह ये पूरी की पूरी स्टुअर्ट फैमिली जो है वो एंड हो जाती है। इसकी जो सिस्टर थी मैरी की एन, उसके बच्चे तो होते हैं लेकिन वो सारे के सारे फोर्थ हो जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे स्टुअर्ट फैमिली की जो एक मोनार्की का एक सिस्टम था वो खत्म हो जाता है, अब एक न्यू फैमिली जो रूल करेगी नेक्स्ट। अब हम वापस आ जाते हैं, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इतना ही काफी आई थिंक। तो इनशाला कल हम राइटर्स को डिस्कस करेंगे, वो राइटर्स हम मेटाफिजिकल पोएट्री होगी, जॉन मिल्टन होगा, बेन जॉनसन होगा, और आपका फ्रांसिस बेकन होगा। ठीक है, इनशाला हम कल उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ लें, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर लें, अगर नहीं है तो फिर अपना जो आज का टेस्ट है वो तीनों वो सॉल्व करें, ठीक है, और फिर वो मुझे बताएं।